हेलो गाइस, तो हमने प्रीवियस क्लास में मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन किया था कि मैट्रिक्स होती क्या है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन जाना था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स का क्या रोल होता है और रोज और कॉलम्स के द्वारा हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक कैसे पहुंच सकते हैं और मैट्रिक्स का फ्रेमिंग क्या होता है। अब आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिक्स कितने टाइप की होती हैं, वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक। आइए देखते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो फर्स्ट टाइप आता है वो आता है रो मैट्रिक्स। अब आपकी बुक्स में ये अलग अलग भी दिए जा सकते हैं, स्टार्टिंग आपकी बुक में कॉलम मैट्रिक्स से हो या स्क्वायर मैट्रिक्स से हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सारे टाइप्स वन बाय वन ही डिस्कस करेंगे और रो मैट्रिक्स सबसे आसान टाइप होता है। तो ए मैट्रिक्स विद ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक रो होती है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, जिसमें खाली नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, नंबर ऑफ रोज यहाँ पे केवल एक हो तो वो कहलाएगी हमारी रो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे दिया भी गया है, एग्जाम्पल भी है, तो इसमें कितना रो है आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि रो यहाँ पे एक ही है R1। और यदि हम कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स कितने हैं, ये देखो C1, ये C2 और ये C3। अब प्रीवियस क्लास में आपने देखा भी था कि हमने कैसे ऑर्डर पता किया था, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 1। अच्छा, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, 3। तो 1/3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। क्लियरली बोला भी गया है कि दिस इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। आगे बढ़ते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन दिया गया है, मैट्रिक्स हैविंग वन रो एंड मैनी कॉलम्स इज नोन एज। वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो और मैनी कॉलम्स हो। चलो एग्जांपल समझते हैं इसके कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक रो होनी चाहिए और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो छोटी से छोटी देखते हैं, 1 2। तो इसमें क्या हुआ, एक ही रो है R1 और कॉलम कितने हैं, C1 एंड C2। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1/2। तो भी इसको आप रो मैट्रिक्स बोलेंगे। और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे आपको कॉलम दिख रहे हैं 4 और रो फिर भी एक ही है, तो ये कितना हुआ, R1। इसमें रो नंबर ऑफ रो जो है वो एक ही है। तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि जिसमें एक रो हो और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, कॉलम से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा रो मैट्रिक्स पे। तो ये क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स ही कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स बिल्कुल रो मैट्रिक्स जैसी है, जिसमें खाली एक कॉलम होता है, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। यही डेफिनेशन में बोला गया है, अ मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। देखो, नंबर ऑफ रोज यहाँ पे R1 एंड R2। प्रीवियस क्लास में हमने यही तो सीखा था कि हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज बोला जाता है और वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स बोला जाता है। तो ये 2 रो हो गई इसमें, और कॉलम कितना है, कॉलम तो एक ही है C1। तो ये 2/1 की एक कॉलम मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाती है। क्वेश्चन करते हैं इस पर, अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम एंड मैनी रोज। एक ही कॉलम हो और रो बहुत सारी हैं, अनेकों रो हो, तो उसको क्या बोला जाएगा। क्लियरली दिख रहा है, कॉलम मैट्रिक्स ही बोला जाएगा, जिसमें केवल एक ही कॉलम हो। इस पर फोकस करो। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द मैट्रिसेस A एंड B। अब यहाँ पे 2 मैट्रिक्स आपको दी गई हैं, A और B। इनके बारे में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो क्लियरली दिख रहा है कि जो ये A मैट्रिक्स है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ रो कितनी है, एक रो है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 1/3। इसका ऑर्डर आ जाता है 1/3। मतलब ये कैसी हुई, ये एक रो मैट्रिक्स हुई। अच्छा, इसके बारे में समझते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज बताइए कितनी है। नंबर ऑफ रोज सब काउंट करके देखें कि कितनी है। नंबर ऑफ रोज यहां पे कितनी हो गई, R1 R2 एंड R3। अच्छा, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, कॉलम तो यहाँ पे एक ही है। जब कॉलम एक ही है तो आप खुद बताइए B का ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे 3/1, जो कि कैसी हो जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। ये पहली वाली क्या हुई, रो मैट्रिक्स, दूसरी वाली क्या हुई, कॉलम मैट्रिक्स। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है A एंड B आर रो मैट्रिक्स, बिल्कुल गलत है। दूसरा A एंड B आर कॉलम मैट्रिक्स, दोनों ही कॉलम नहीं है। A इज अ रो एंड B इज अ कॉलम मैट्रिक्स, बिल्कुल सही है। A रो है और B वाली कॉलम मैट्रिक्स है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे। आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स।
A square matrix is said to be a square matrix if the number of rows is equal to the number of columns. यदि हमको किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स दी गई है उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम मिल जाते हैं। जैसे कोई भी रैंडम हम मैट्रिक्स उठा लेते हैं, जैसे ये जेड मैट्रिक्स है और इसमें m इंटू एन इसका ऑर्डर है, तो वहां पे बस कंडीशन इतनी सी है कि अगर इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनना है तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, m बराबर n होना चाहिए। यही इसकी डेफिनेशन में बोला गया है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है कि a जो है कोई मैट्रिक्स है, a इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर होगा, m इंटू एन इसका खुद का ऑर्डर होगा, और यहाँ पे इफ m इक्वल टू n होता है तभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी, और देन a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसने बोला भी है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है, R1 एंड R2। अच्छा, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स बताएं सब, ये C1 ये C2, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/2, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम से मिलकर बनता है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के दोनों बराबर हैं, जो कि कितने हैं 2 = 2। तो ये क्या हो जाएगी, ऑर्डर 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स की जस्ट अपोजिट बन जाती है कि जहां पे m और n आपस में बराबर नहीं होते। पिछली वाली में हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या डिस्कशन किया था, स्क्वायर मैट्रिक्स में कि m बराबर n था, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं हम, तो m नॉट इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो। इसके एग्जांपल तो आप अपने माइंड में ही तैयार कर सकते हैं, कितने नहीं तैयार कर सकते हैं आप खुद ही सोच के देखिए। a अगर कोई मैट्रिक्स है, इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनना है तो इसके लिए m और n बराबर नहीं होने चाहिए, बस 1 3 5 2 7 9। इसका देखो ऑर्डर काउंट करो तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाती है। अगर इसी को आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है तो बस यहीं तक लिखना होगा। अगर आपको इसी को स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है तो ये बन गई स्क्वायर मैट्रिक्स 1 3 2 7, ये 5 9 का जो पार्ट है ये पूरी तरह से हट जाएगा। एग्जाम्पल भी दिया गया है, इसका डिस्क्रिप्शन भी समझाया गया है कि यदि a को अगर आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनाना है तो m नॉट इक्वल टू n होना चाहिए, यही चीज़ वो कहना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। इसका नंबर ऑफ रोज देखो आप, नंबर ऑफ रोज कितनी है R1 एंड R2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं C1 C2 एंड C3। तो इसका अगर ऑर्डर काउंट करने को बोला जाए कि इसका ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर आप खुद बताएंगे कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 2/3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। क्लियरली दिख रहा है कि 2 3 के बराबर नहीं है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं है। व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड हियर, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, सबको दिख रहा होगा कि दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। अब ऑब्जर्व क्या किया कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं है, इसीलिए तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रिंसिपल डायगोनल की। यहाँ से अगली जो बड़ी बड़ी मैट्रिसेस होंगी उनका डिस्कशन इसको समझने के बाद आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है प्रिंसिपल डायगोनल। अगर आपको प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में नॉलेज आ गई तो आप बाकी की जो आगे की मैट्रिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब प्रिंसिपल डायगोनल कहता क्या है कि यदि कोई मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर n/n है, अब n/n का ऑर्डर का मतलब समझ रहे हैं आप कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्लियरली उसने बोला भी है कि इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। देन द लाइन ज्वाइनिंग, अब कौन सी लाइन, जो फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को, और इसी लाइन पे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट ये लास्ट रो का लास्ट एलिमेंट। अब इस चीज को मैट्रिक्स के द्वारा समझेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट रो का लास्ट एलिमेंट, उसको अगर कोई लाइन ज्वाइन कर रही है, देख लेते हैं। पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं, चलो अब की बार 3/3 की बनाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। 2/2 की आपने चेक कर ही ली, 3/3 की देखते हैं। 3/3 की हमने चेक की A B C D E F G H I। अब हमने ये एक मैट्रिक्स तैयार की। अब उसने क्या बोला है कि पहली रो का पहला एलिमेंट और लास्ट रो का लास्ट एलिमेंट। देख लेते हैं क्या है। पहली रो का पहला एलिमेंट है हमारा A, देखो R1,
और R1 का फर्स्ट एलिमेंट यही है। अच्छा, लास्ट रो कौन सी है? लास्ट रो तो हमारी R3 है, उसका लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा? I। इनको जो एक लाइन ज्वाइन कर रही होगी, अब उस लाइन को बनाते हैं कि ये लाइन कौन सी बन रही है। देखो अच्छे से, ये और ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इन तीनों एलिमेंट्स को जो एक लाइन ज्वाइन कर रही है वही क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगी। यही इसने बोला गया है कि हेंस ए आई इज एन एलिमेंट ऑफ द डायगोनल। और ये डायगोनल का ही एलिमेंट क्यों होगा? क्योंकि डायगोनल पे ही इफ ए आई बराबर जे, मतलब जहां पे सारे आई और सारे जे दोनों आपस में सेम होते हैं। कैसे? अगर आप इन सभी का जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये हमने प्रूव कर ही लिया कि आई बराबर जे, कैसे पता चलेगा और ये डायगोनल एलिमेंट्स क्यों हैं, तो उस चीज़ के लिए देखो देखते हैं। ये जो 2 है, इसका अगर हम एलिमेंट वाइज ऑर्डर देखें तो क्या आएगा? A11 होगा, पहली रो का पहला ही कॉलम है और पहली ही रो है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो R2 है और C2 है, तो R2 और C2 का एलिमेंट है, तो ये क्या कहलाएगा? A22 हो जाएगा। इसका एलिमेंट का ऑर्डर देख रहे हैं, पर एलिमेंट। और 6 का कितना हो जाएगा? थर्ड रो है और थर्ड ही कॉलम है, तो ये कितना हो जाएगा? A33। तो उसने भी बोला है कि I बराबर J होना चाहिए। किसके लिए? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के लिए I बराबर J ऑलवेज फिक्स्ड है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और बाकी के एलिमेंट से आपको कोई भी मतलब नहीं है कि बाकी के क्या दिए गए। तो प्रिंसिपल डायगोनल समझ में आया होगा। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को कोई एक लाइन जाएगी, कहाँ से होती हुई? फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से, और कहाँ तक जाएगी? लास्ट रो के लास्ट एलिमेंट तक। जो भी लाइन ज्वाइन कर रही होगी वही हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होगा। अब इसकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ेगी, आगे देखते हैं। देखो, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा इसी की जरूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है? कि द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। यहाँ पे डायगोनल की जगह पे आप प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल सकते हैं कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाई ट्रेस ए, मतलब TRAA। ये ट्रेस ए को इस तरह से डिनोट किया जाएगा। अगर बी का ट्रेस पूछा जाता तो ऐसे करके ट्रेस ऑफ बी, इससे डिनोट किया जाएगा। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि डायगोनल एलिमेंट यही तो है हमारा डायगोनल जितना भी है, जहां पे I और J दोनों के दोनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब A11, A22, A33 उनका सिग्मा, सिग्मा मतलब सम होता है। जहां पे आप कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स ले लें आप अपनी, उन सभी अपने डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होगा वही हमारा ट्रेस कहलाता है। सभी के सभी जो प्राइमरी डायगोनल है हमारा, जो प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके सारे एलिमेंट्स का जो सम होगा वही हमारा ट्रेस होगा। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? 2 0 1, ये आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, 3/3 इसका ऑर्डर है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यदि आपसे पूछा जाता है कि इसका ट्रेस निकालना है, ए का ट्रेस आप कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही आसान है ए का ट्रेस निकालना। कैसे निकालेंगे? सबने निकाल भी दिया होगा कि ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है और प्रिंसिपल डायगोनल के जो भी एलिमेंट्स हैं 2, -1 और 9, इन सबको ऐड करिए। 9 और 2 11, 11 में से 1 गया तो 10, और यही तो हो गया ट्रेस ए। अगर आपको दिया जाता है कोई भी और मैट्रिक्स दी जाती है, जैसे कि इस पे एक क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, इसको आप माइंड में ही कर लेंगे, इसमें तो पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? प्रिंसिपल डायगोनल हमारा ये है और आपसे ट्रेस ही पूछा गया है, तो प्रिंसिपल डायगोनल में ट्रेस ए की कहाँ जरूरत पड़ती है? तो ट्रेस ए की जरूरत यहाँ तक पड़ेगी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को सभी को ऐड कर दीजिए। 1 + 5 + 9 जो कि कितना आ जाएगा? 15 इसका आंसर हो जाएगा। 15 मतलब सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको ट्रेस भी समझ में आया होगा कि ट्रेस में आपको प्रिंसिपल डायगोनल की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अगली है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, जो बड़ी मैट्रिसेस हैं जिनकी आपको सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है उनके बारे में समझते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी कि ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? ये तो अब इसको अलग ही मैट्रिक्स पे समझाए देते हैं। यहाँ पे हम कोई 3/3 की अगेन एक स्क्वायर मैट्रिक्स तैयार करते हैं, ABCDEF एंड XYZ। अब इसने बोला है कि यदि नॉन डायगोनल एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स के वो 0 के बराबर हैं। अब नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ? नॉन डायगोनल मतलब जो डायगोनल पर ना हो।
अब हमारा डायगोनल तो एक ही था, हमने तो एक ही डायगोनल पढ़ा है, और वो कौन सा है, हमारा प्रिंसिपल डायगोनल, जो कि ये वाला है। इसको छोड़कर मतलब जितने भी अलग एलिमेंट्स बच गए, अब कौन कौन से बच जाते हैं यहाँ पे, बी सी एफ डी एक्स वाई, ये सब अगर 0 के बराबर हो जाते हैं, चलो कर देते हैं इनको 0 के बराबर, तो a बराबर यहां पे इन सबको 0 कर दीजिए, और जो बाकी के बच जाएंगे, कौन कौन बच गए, a ई एंड जेड। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि प्रिंसिपल डायगोनल अकेला बच गया और बाकी सब जगह क्या आ गए, 0 जीरोज आ गए। यही इसकी डेफिनेशन में बोला गया है कि यदि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अगर 0 के बराबर हो जाते हैं तो ये जो बची हुई मैट्रिक्स कहलाएगी वही हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। अब देखो ये जो नई मैट्रिक्स हमारी बन के आई है यही हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स में आपने क्या सीखा कि बस प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स मिलने चाहिए, बाकी सब जगह 0 0 होना चाहिए पूरी मैट्रिक्स में। यही वो बताना चाह रहा है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे, जो ये रेड एरोज बन रहे हैं, जितने भी जीरोज हैं वो सब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अब वो क्यों हैं, क्योंकि ए आई जे बराबर 0 होना चाहिए। किस केस में 0 होना चाहिए, जहां पे आई नॉट इक्वल टू जे है। इसको भी समझ लेते हैं कि आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब क्या हुआ। अगर हम इसी मैट्रिक्स की बात करें तो आप खुद देखिए, अगर 2 का हम प्लेस देखते हैं तो ये क्या होगा, A11। यदि हम -1 का देखते हैं तो A22, इसका देखते हैं 1 का तो A33। अब ये कौन कौन से प्लेसेस के एलिमेंट्स हुए, इनमें कुछ सिमिलरिटी आपको दिख रही होगी। क्या सिमिलरिटी दिखी कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सब में बराबर हैं। देखो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3। अब बाकी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें किसी में भी ये सिमिलरिटी आपको नहीं मिलेगी। उन सब में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स वाला जो सेगमेंट होगा वो बिल्कुल अलग अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। करके देखें, देखो इसको अगर देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, A12 पहली रो, लेकिन कॉलम कौन सा हो गया, सेकेंड, A12। इसकी अगर बात करें तो A13, इसकी अगर बात करें तो A31। सब डिफरेंट आ रहे हैं, 3 1 से अलग है, 1 2 से अलग है, 1 3 से अलग है। अगर हम इसकी बात करें तो ये A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो कहने का उसका मतलब इतना सा था कि जो बाकी के एलिमेंट्स हैं आई नॉट इक्वल्स टू जे, जहां पे आई और जे आपस में बराबर नहीं होते हैं, वो सभी एलिमेंट्स क्या उनसे हो जाएंगे, 0 की तरफ चले जाएंगे। और ये सभी हमारे 0 बन जाएंगे। ये जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे थे ये सब 0 बन जाएंगे, जितने भी थे। और बाकी के जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिल जाएगी। यही उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इस तरह की जो मैट्रिक्स होगी उसको DIAZ मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स, उसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। किसी किसी बुक में इसको DIZ ए से भी डिनोट कर दिया जाता है कि डायगोनल मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, स्केलर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स की दूसरी बहन है। अब ये कैसे है उसको समझने की कोशिश करें। इफ ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज 0, वही सेम लाइन जो डायगोनल मैट्रिक्स में थी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो 0 हो जाएंगे। अब नॉन डायगोनल तो आपको पता है, डायगोनल के लिए एक लाइन खींच दीजिए और बाकी जो बच गए वो सभी क्या बन जाएंगे, वो सभी हमारे जीरोज की तरफ चले जाएंगे। ये सब हमारे जीरोज की तरफ आ गए। अब इसमें डायगोनल मैट्रिक्स से ये स्केलर मैट्रिक्स अलग क्यों है उसको समझते हैं। एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ए स्केलर। अब जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल पे बैठे होंगे वो किसी स्केलर के बराबर होंगे। अब स्केलर में तो कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी का मतलब कुछ भी मीन्स आप यहाँ पे k लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं। मीन्स बीटा बीटा और ये भी फिर बीटा हो जाएगा। ये एक स्केलर मैट्रिक्स तैयार हो जाती है। अगर आप कोई और तैयार करना चाहते हैं 1 1 1, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स होती है। कोई कंफ्यूज ना हो जाए कि स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों सेम क्यों हैं, तो बिल्कुल हो सकती है क्योंकि 1 1 1 यहाँ पे -1 भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेकिन जो बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सब जीरोज की तरफ चले जाएंगे। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स से थोड़ी अलग क्यों है, क्योंकि डायगोनल पे आप कोई भी अलग वैल्यूज रख रहे थे, जैसे यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे 0 रख सकते हैं, यहाँ पे 2 रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स में -1 0 2 और बाकी सब जगह जीरोज आ गई। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ये एलिमेंट बिल्कुल फिक्स रहेगा। अगर एक जगह -1 आया है तो पूरे डायगोनल पे आपको हर जगह -1 ही दिखेगा। अगर एक जगह अल्फा आ चुका है तो हर जगह आपको अल्फा 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 ही दिखेगा। यही चीज इसमें बोला है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स Aij जिसका ऑर्डर n/n मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स यदि Aij बराबर 0, जहां पे i नॉट इक्वल टू j, पिछली वाली ही कंडीशन है पूरी की पूरी, और Aij बराबर k, यहां पे कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी आई k, जो कि लैम्बडा भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, -1, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है, और जहां पे i बराबर j हो जाएगा। i बराबर j का मतलब क्या हुआ, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वहां पे आपको एक फिक्स्ड क्वांटिटी मिलेगी जो कि एक स्केलर नंबर होगी, कुछ भी हो सकती है वो। अब एग्जांपल भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 2 के साथ है, ये देखो 2 एक जगह आया है तो दूसरी जगह भी यहाँ पे डायगोनल पे 2 ही मिलेगा। ऐसा नहीं है ये 2 हुआ है और ये 1 हो गया तो फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी, फिर ये स्केलर नहीं होगी, और बाकी सब जगह 0 0। अब इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, आप एक बार प्रयास करके देखिए अगर होता है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर मैट्रिक्स, क्या यह स्केलर मैट्रिक्स है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स थी, कैसे पता चला कि यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है, मतलब अगर होता 1 1 1 या 2 2 2 या 3 3 3 तो ही हम बोल सकते थे कि ये स्केलर मैट्रिक्स होगी। तो ये तो एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि इसका ऑर्डर 3/3 है, इन सभी का ऑर्डर 3/3 है, इसका मतलब ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स तो हैं। लेकिन हमसे स्क्वायर नहीं पूछा है, हमसे स्केलर मैट्रिक्स पूछा है। अब अगली मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं जो सेकंड है 2 2 2, ये बिल्कुल हो जाएगी, यही हमारी स्केलर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि एक जगह पे अगर 2 दिखा है तो पूरे डायगोनल पे आपको 2 2 2 दिख रहा है, और बाकी सब जगहों पे आपको जीरोज दिख रहे हैं। बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वहां पे हर जगह पे आपको 0 नजर आ रहा है। अच्छा ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरोज नहीं हैं, इन दोनों जगहों पे आपको जीरो चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे जीरोज नहीं है, तो ये ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन के रह जाएगी। अच्छा ये कैसी होगी, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, क्योंकि यहाँ पे 4 की जगह पे 0 होना चाहिए था अगर इसको डायगोनल मैट्रिक्स बनना था। तो एक क्वेश्चन से आपने ये लास्ट की 2 मैट्रिक्सेस को, डायगोनल मैट्रिक्स को और स्केलर मैट्रिक्स को आराम से समझ लिया होगा। अब इसी में एक नई मैट्रिक्स आती है यूनिट मैट्रिक्स, ये भी बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स की सबसे छोटी बहन ही है, और इसमें एक स्पेशल केस होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो वही लाइन बोली गई है, इफ ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सभी के सभी जीरोज की तरफ चले जाएंगे। एक डायगोनल बना लेते हैं यहाँ पे, और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जीरोज की तरफ चले गए, ये 0 ये 0 ये 0, ये भी 0 ये भी 0 एंड ये भी 0। अब जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो क्या होगा उसको समझते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि एंड ईच डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल्स टू यूनिटी, यूनिटी मतलब एक। ये जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो सिर्फ 1 ही होगा प्रत्येक केस में, मींस यहां पे भी 1, यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1। अब इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं कि ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको यूनिट मैट्रिक्स बनना है तो कब बनेगी वो, जब i नॉट इक्वल टू j है, मीन्स जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं जहां पे डायगोनल नहीं आता है वहां पे i नॉट इक्वल टू j बन जाता है, वहां पे आपको जीरोज मिल जाएंगे। अब जो i बराबर j का मतलब क्या हुआ, यही तो हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ये सभी डायगोनल एलिमेंट्स बन गए। अब जहां पे i बराबर j होगा तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, aij बराबर 1 के हो जाएगा, मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स पे आपको 1 मिलेगा। तो ये स्पेशल केस बन जाता है कि यहाँ पे हमेशा आपको फिक्स रखना है, डायगोनल पे 1 को ही फिक्स रखना है। इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और किससे डिनोट करते हैं, अगर ये n ऑर्डर की है तो इसको in से, और ये कितने ऑर्डर की अगर आपसे पूछा जाए तो
तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है बताइए? तो ये सेकेंड ऑर्डर की है, 2/2 की है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 2 हैं। तो ये कितनी हो जाएगी? I2 भी बोल सकते हैं इसको। अगर इसको बोलना चाहते हैं हम तो इसको क्या बोलते हैं? I3, क्योंकि इसका ऑर्डर है 3/3 की ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। I इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यही सेम चीज इसमें लिखी गई है और इसको I2 के द्वारा डिनोट किया जाता है। अगर इसको I3 के द्वारा डिनोट करेंगे तो हमें 3/3 की लेनी होगी। आगे देखते हैं, द मैट्रिक्स A इज अ। अब इसके बारे में आप बताइए कि ये कौन सी होगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो बताइए क्या इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोला जा सकता है? सोच के देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या पॉसिबिलिटी थी कि यहां पे आपको कुछ ना कुछ अलग एलिमेंट्स मिल जाते। चलो ठीक है यहां तक कि 0 2 जगह हैं, मतलब सब जगह 0 नहीं है डायगोनल पे, एक जगह तो एटलीस्ट 5 है। लेकिन बाकी के प्लेसेस पे क्या होना चाहिए था डायगोनल के लिए? बाकी के प्लेसेस पे सब जगह, जैसे ये 0 है तो यहाँ पे भी 0 होना चाहिए था, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 होना चाहिए था, जो कि ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बन पाएगी। तो डायगोनल वाला खत्म हो जाता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है तो क्या ये स्केलर बन सकती है? बिल्कुल भी नहीं बन सकती है, क्योंकि पहले उसको डायगोनल होना पड़ेगा तब वो स्केलर की तरफ जाएगी। तो ये स्केलर भी नहीं हुई। क्या ये यूनिट हो सकती है? यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं बनेगी, क्योंकि डायगोनल होना जरूरी है, यूनिट भी नहीं है। तो एक ही बच जाती है जिसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ही आसानी से आप बता देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इसमें 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं, तो ये हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बाकी के इन चारों मैट्रिसेस में डिफरेंस क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। ऑल डायगोनल मैट्रिसेस आर। अब इस क्वेश्चन को आप मेरे को बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए और सोच के बताइए कि ऑल डायगोनल मैट्रिसेस आर। ऑल डायगोनल मैट्रिसेस, जितनी भी डायगोनल मैट्रिसेस होती हैं, क्या वो स्केलर मैट्रिसेस होंगी? क्या वो यूनिट मैट्रिसेस होंगी? क्या वो स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी? क्या वो रो मैट्रिसेस होंगी? अब इस क्वेश्चन को आप बताएं कि इसका आंसर क्या पॉसिबल है। अब डायगोनल मैट्रिसेस की अगर हम बात करें, ऑल डायगोनल मैट्रिसेस की, तो डायगोनल में क्या आप इसे डायगोनल मैट्रिसेस बोल सकते हैं? इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोला जा सकता है? आप बोलेंगे बिल्कुल बोला जा सकता है, क्योंकि डायगोनल की ये कंडीशन को फॉलो कर रही है। बस इतना होना चाहिए कि ये जो भी प्रिंसिपल डायगोनल है हमारा, वहां पे कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए और बाकी सब जगह 0 होना चाहिए। क्या ये यूनिट मैट्रिक्स भी है एक, जिसे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल रहे थे? बिल्कुल है। तो ऑल डायगोनल मैट्रिसेस जितनी भी होंगी, क्या वो यूनिट मैट्रिक्स अब बन सकती हैं? हम ऑल की बात कर रहे हैं, एक डायगोनल मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल डायगोनल मैट्रिसेस की। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। ये 1 2 3 0 0 0 0 0 0। अब इसके बारे में बताइए, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? आप बोलेंगे बिल्कुल है। लेकिन अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो फिर ये यूनिट मैट्रिक्स क्यों नहीं रही? यूनिट मैट्रिक्स इसलिए नहीं रही क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में यहां पे 1 1 1 ही होना चाहिए, उसका स्पेशल केस होता है। तो यहां पे तो 1 2 3 आ गया। अब यहां पे आप फंसने के पूरे चांस हैं, क्योंकि ऑल दिया गया है। ऑल मींस दुनिया भर की जितनी भी डायगोनल मैट्रिसेस होती हैं, तो सभी की सभी तो स्केलर नहीं हो सकती हैं, ना ही सभी की सभी यूनिट हो सकती हैं, और रो मैट्रिक्स का तो कोई चांस ही नहीं है। ये तो बिल्कुल गलती आ गई है यहाँ पे। लेकिन हाँ, ऑल डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर जरूर बन सकती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स तो बनी ही जाएंगी। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों बन जाएंगी? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बन के आती है डायगोनल मैट्रिक्स। पहले उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनना होता है, मतलब यहाँ पे ये देखो 3/3 है इसका, और इसका भी 3/3 है ऑर्डर। मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो जरूर बन जाएंगी, और ये यूनिट और स्केलर नहीं बनेंगी, क्योंकि यूनिट और स्केलर के स्पेशल केसेस हैं। वहाँ पे ऑल वाला सेक्शन पूरी तरह से कट जाएगा, ऑल डायगोनल वाला जो है, क्योंकि डायगोनल में आपको हर तरह की मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। पढ़ते हैं, ऑल यूनिट मैट्रिसेस आर। जितनी भी यूनिट मैट्रिसेस होती हैं, यूनिट मैट्रिसेस का डिस्कशन कर लेते हैं। यूनिट मैट्रिक्स का स्पेशल केस होता है कि 1 1 1, यहाँ पे 0 0 0 सब जगह, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, ये 0 ये 0,
तो इसका तो फिक्स रिजल्ट होता है कि ऑल यूनिट मैट्रिसेस क्या क्या बन सकती हैं, क्या वो स्केलर मैट्रिसेस बन सकती हैं। अब स्केलर में तो यहाँ पे 2 2 भी आ सकता था, लेकिन इसका तो स्पेशल केस है कि 1 1 1 ही होना चाहिए, 1 1 1 ही होना चाहिए। क्या जितनी भी स्केलर यूनिट मैट्रिसेस हैं वो स्केलर बन सकती हैं? क्या वो स्केलर होती हैं जितनी भी यूनिट मैट्रिक्स होती हैं? ये क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इनका सही होगा। अगर एक ऑप्शन सही होता है तो एक, दूसरा सही होता है तो दो, और तीनों सही होते हैं तीनों, और चारों होते हैं तो चारों। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी आपका पता चल जाएगा कितना आपने अभी तक सीखा है इस लेक्चर से। आगे बढ़ते हैं। अब आती है नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? जहां पे पूरी मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब 0 0 हो जाएं। अब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, अब ऑर्डर उसका कुछ भी हो सकता है, मीन्स ये 2/2 की ले लेते हैं 0 0 0 0, या फिर ऐसे करके 0 0 0, इसका ऑर्डर 1/3 है, या फिर हम ऐसे करके ले लेते हैं 0 0 0 0 0 0 जिसका ऑर्डर 2/3 है। तो ये सभी क्या होंगी? नल मैट्रिक्स होंगी जिसमें सभी एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स 0 हो जाएं। और वही इसकी डेफिनेशन में बोला गया है, जिसको डिनोट किससे किया जाता है? O से डिनोट किया जाता है, और ऑर्डर m/n, मतलब कुछ भी उसका ऑर्डर हो सकता है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया गया है, ये 2/2 की है, मतलब ऑर्डर 2 की है तो O2 लिख दिया है। यहाँ पे ऑर्डर 3/2 की है तो यहाँ पे O 3/2 लिख दिया है। आगे देखते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमेशा दो मैट्रिक्स में से बनी होती है। उसके दो पार्ट होते हैं, एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब दोनों में से कोई सी भी एक हो तो उसे आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ही काउंट करेंगे, या फिर दोनों ही हो तो दोनों को भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ही काउंट करेंगे। तो इसको समझ लेते हैं क्या होती है। तो ये सभी की सभी जो मैट्रिक्स हैं इनमें आपने एक सिमिलरिटी देखी होगी कि ये सभी की सभी स्फीयर मैट्रिक्स मिल रही हैं आपको। तो यहाँ भी ये देखो n/n से क्लियरली दिख जाता है कि एक स्फीयर मैट्रिक्स है। इस सेट टू बी अपर ट्रायंगुलर। अब अपर ट्रायंगुलर की बात हो रही है। अपर ट्रायंगुलर मतलब मैट्रिक्स में ऊपर की साइड में एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा। वो ट्रायंगल किस वे में दिखेगा उस चीज को देख लेते हैं कि वहां पे aij 0 होगा। अब aij 0 कहाँ होगा? जहां पे i से बड़ा हो। i से बड़ा कहाँ मिलता है उस चीज को देखते हैं। i और j से बड़ा, ये i j से बड़ा कैसे मिल सकता है? तो ये देखो A21, इसमें i ये है और j ये है। तो देखो i j से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? यहां पे देख लेते हैं i और j, देखो क्लियरली दिख रहा है i j से बड़ा है, ये 3 1 से बड़ा है। यहां पे देख लेते हैं i j से बड़ा है, मतलब 3 2 से बड़ा है। तो ये जो एलिमेंट्स होंगे ये सब 0 0 बन जाएंगे। अब आपको इन एलिमेंट्स को हटा के कुछ दिख रहा होगा, इसको मैं अलग से लिख लेता हूं। 2 - 4 0, 3 - 2 एंड 1। अब आपको कुछ दिखा होगा कि ये जो मैट्रिक्स है ये कैसी है? ये आपको एक ट्रायंगल की शेप लेती हुई दिख रही है मैट्रिक्स। और ये ट्रायंगल ऊपर की साइड में बन रहा है या नीचे की साइड में बन रहा है? ऊपर की साइड में बन रहा है ना। अब इसमें खूबी क्या है? इसमें जो आपको समझने लायक पॉइंट है वो बस इतना सा है कि जिन केसेस में, जिन एलिमेंट्स में आई जो होता है, मतलब नंबर ऑफ रो वाला जो सेक्शन है वो कॉलम वाले सेक्शन से बड़ा है। आई जो है अगर जे से बड़ा है और वो सभी के सभी 0 हैं, वो सभी यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये बाकी के ये 0 हैं जो आई जे से बड़े हैं, जो कि आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। ये सभी अगर 0 हैं और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, तो आपको एक ट्रायंगल दिखेगा अपर साइड में और वो कहलाएगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे क्लियरली बोला भी गया है कि इन ऑल दीज पोजीशंस आई जे से बड़ा है, इसीलिए इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला गया है। आगे देखते हैं इसकी जो छोटी बहन है वो क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है? बिल्कुल सेम केस है, उसका बस अपोजिट है। ए आई जे बराबर 0 होना चाहिए। किस केस में होना चाहिए? इस बार आई जे से छोटा होना चाहिए। अब आई जे से छोटा होगा तो मैट्रिक्स नीचे की साइड में शिफ्ट हो जाएगी और आई जे से छोटे वाले एलिमेंट्स वो ऊपर की साइड में चले जाएंगे, जो कि आपको दिख रहे होंगे। देखो A12 यहाँ पे आई जो है वो क्लियरली जे से छोटा है, मतलब 1 2 से छोटा है। यहाँ पे 1 3 से छोटा है, क्लियरली दिख रहा होगा। और यहाँ पे भी 2 3 से छोटा है, मीन्स ये आई जे, ये भी आई जे और ये भी आई जे।
तो ये सब 0 0 बन गए। अब इस मैट्रिक्स को अलग ले जाके अगर हम देखें तो ये आपको देखो कैसी दिख रही होगी, ये 2 1 5, यहाँ पे 3 4 6, यही था, यही है बिल्कुल। और इसको अगर आप देखें बाकी के सब जगहों पे 0 0 है, तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल की शेप लेती हुई दिख रही है ये मैट्रिक्स। और ये ट्रायंगल कैसा है, लोअर ट्रायंगल। अब ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस वाले केस में क्या आपने सीखा कि जो आई था इस वाले केस में वो जे से कैसा है, छोटा है, इसीलिए ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आपसे पूछा गया है, ये ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सी इनमें से ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो पहली वाली को आप बताएं, तो पहली वाली में आपको एक रिलेशनशिप दिख रही होगी, क्या, देखो ट्रायंगल बना कि नहीं बना, और बाकी के ऊपर वाले एलिमेंट्स कैसे हुए, 0 0 0। तो कैसी हुई है, ये हुई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें अगर हम बात करें तो बाकी के सब 0 0 हैं, तो ऊपर एक ट्रायंगल दिखा, अब ये कैसी बन गई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या होगा, बोथ 1 and 2। मैंने अभी बोला था आपको कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए जरूरी नहीं है कि अपर ही बने या लोअर ही बने, अगर दोनों भी आपको दिख रही हैं तो भी वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होंगी। तो यहाँ पे आपको दोनों दिखी, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।